देखो, प्राचीन भारतीय भौगोलिक अवधारणाओं को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें ऐसी कई बातें हैं जिसको समझना बेहद ही जरूरी है, ठीक ना। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं क्या कहती हैं, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक। देखो, प्राचीन समय में हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वेदों की रचनाएं हुई, शास्त्रों की रचनाएं हुई, ठीक ना। और ऐसे ही तमाम प्रकार की जो उपनिषद हैं, जो ग्रंथ हैं, फिर आगे चल कर के उसमें जो जैन साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं, ये सारा का सारा कुछ हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक। इसमें एक चीज़ ये समझना, जैसे जब भारतीय भौगोलिक अवधारणाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड के निर्माण से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्लियर है। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक अवधारणाओं की जब हम लोग बात करेंगे, है ना, तो उसमें सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, भारतीय दर्शन में, किसमें, भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड को सृष्टि बोला गया है। क्या कहा गया है, सृष्टि। हम सृष्टि का निर्माण या सृष्टि की रचना वाली जो बातें हैं उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मांड में सृष्टि का नाम दिया गया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भुवन कोश हो गया, है ना, सूर्य सिद्धांत हो गया। अब देखो, जैसे कि रामायण में क्या हुआ, अगर हम रामायण की बात करें, ठीक है। अच्छा, रामायण की भी एक अजीब कहानी है। जैसे रामायण दो प्रकार से, एक जो वाल्मीकि रामायण है और एक जो है तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस है। एक वाल्मीकि रामायण है जो कि मूल रामायण लिखी गई है, जो वाल्मीकि ने लिखी है। उसके बाद तुलसीदास ने रामायण लिखी, श्री रामचरितमानस, ठीक है। तो कहीं पर अंतर मिलता है चीज़ों को देखने में, लेकिन जो एक चीज़ का माने हमें वो जानना है, ठीक ना। वो क्या चीज़ है कि रामायण में नदियों, हम भूगोल के दृष्टिकोण से बात ही करेंगे, है ना, नदियों, पर्वतों और वनों की बात की गई है ना, सागरों की बात की गई है। रामायण में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय भौगोलिक अवधारणा में अगर हम रामायण की बात करें, जो हमारा की एक ग्रंथ है, तो उसमें नदियों, पर्वतों, वनों और सागरों की चर्चा की गई है ना। तो भूगोल तो हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत तो संपूर्ण भौगोलिक ज्ञान को ही अपने में समेटे हुए है। महाभारत में क्या है, संपूर्ण भौगोलिक ज्ञान ही हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। कोई भी चीज़ हो, चाहे जलवायु हो, चाहे पर्वत, नदियाँ, पठार, मैदान, कुछ भी हो, या मानवों के दृष्टिकोण से जो कार्य किए जा रहे हों, ये सारा का सारा कुछ हमें महाभारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा भुवन कोश, भुवन कोश में मौसम संबंधी है ना, भुवन कोश में मौसम संबंधी चीज़ें हमें देखने को क्या करती हैं, मिलती हैं। इसी तरीके से सूर्य सिद्धांत में अगर हम बात करेंगे, किसकी, सूर्य सिद्धांत की, है ना, तो सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत में भूगोल शब्द का वर्णन मिलता है। किसका, भूगोल शब्द का वर्णन, है ना, भूगोल का वर्णन सूर्य सिद्धांत में मिलता है, भूगोल का प्रयोग किया गया है। तो एक तो जो विद्वान थे इरेटोस्थनीज, यूनान के विद्वान जो इरेटोस्थनीज थे, इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया वर्ड का यूज़ किया था और भूगोल को बताया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूर्य सिद्धांत में ही भूगोल का प्रयोग किया गया है, जो शब्द है वो आया है। इसके अलावा अब हम जैसे ब्रह्मांड की अगर रचना की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की रचना में कई चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं, ठीक है। जैसे कि जो सबसे हमारा प्राचीन वेद है वो क्या है, ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद ये बताता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ऋग्वेद ये बताता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ठीक ना।
ऋग्वेद ये कहता है कि सृष्टि के निर्माण में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने कार्य किया। जैसे कि अगर हम दैवीय बातों की बात करें तो ऋग्वेद में यह वर्णन मिलता है कि विभिन्न प्रकार के देवों ने मिलकर के अपनी अपने हिसाब से इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। ऋग्वेद के अंतिम खंड में मिलता है कि दुनिया में यानी कि सृष्टि में न तो कुछ सत था और न ही कुछ औसत था। सत और असत को जानिए, न तो कुछ सत था और न ही कुछ औसत था। सत भी कुछ नहीं था और असत भी कुछ नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आकाश है ना, दिन, रात, वायुमंडल है ना, प्रकाश, कुछ भी नहीं था। हर जगह ऋग्वेद कहता है कि हर जगह क्या मौजूद थी? शून्यता मौजूद थी। शून्यता, हर जगह क्या था? खालीपन था। शून्यता मौजूद थी, हर जगह खालीपन था, कुछ भी नहीं था। तो जब हर जगह शून्यता मौजूद थी, हर जगह खालीपन मौजूद था, तो उसके द्वारा एक एनर्जी क्रिएट हुई, उसके द्वारा एक ऊर्जा का जन्म हुआ और उसी ऊर्जा के जन्म के फलस्वरूप पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यानी कि सृष्टि की रचना हुई। क्लियर है? अब देखो, प्राचीन मतलब इतने हजारों सालों पहले जो ऋग्वेद की रचना की गई, जो हजारों सालों पहले जो जाना गया था, है ना, कि पहले कुछ भी नहीं था, खालीपन था, शून्यता थी। उसके बाद में क्या हुआ? एक एनर्जी थी और उसी एनर्जी से पूरे सृष्टि की रचना हुई, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब वर्तमान में जो पूरे सृष्टि के निर्माण के, पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जो वर्तमान में जो प्रमाणिक सिद्धांत है वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है जॉर्ज लेवेंटेयर की, है ना। 1960 में, ठीक है, नासा ने एक सैटेलाइट भेजा और उस सैटेलाइट का नाम था कोबे। ये सैटेलाइट जब ब्रह्मांड में जाता है तो बताता है कि आज भी यूनिवर्स का, यानी कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, जैसा कि जॉर्ज लेवेंटेयर ने अपनी थियरी में बताया था। तो ये बात 1960 में उसकी पुष्टि करती है। हजारों सालों पहले ऋग्वेद ने ही बता दिया था कि चारों तरफ शून्यता थी और उसी शून्यता के कारण एक एनर्जी क्रिएट हुई, है ना, और उस एनर्जी से पूरी सृष्टि की रचना हुई। एक शून्य था, एक एनर्जी क्रिएट हुई और इसी एनर्जी से क्या हुआ? पूरी सृष्टि की रचना हुई, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक ना। तो सोचिए, सोचने वाली बात है कि ऋग्वेद में उस समय हजारों सालों पहले, जो आज के साइंटिस्ट बाद में चल करके प्रूफ करते हैं, ये बात पहले ही कह दी गई थी। ठीक है, ये कोई किताब नहीं कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। विल्सन एक विद्वान हुआ करते थे। कौन? विल्सन विद्वान ने कहा है कि ऋग्वेद सृष्टि के निर्माण की आडंबरहीन व्याख्या करता है। आडंबरहीन का मतलब कि कोई पाखंड उसमें नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऋग्वेद सृष्टि के निर्माण की व्याख्या ही कर रहा है। तो विल्सन महोदय ने ये बात कही है। क्लियर ना। तो यहाँ से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले सिर्फ पृथ्वी थी और आकाश था। ऋग्वेद ये कहता है, भारतीय अवधारणाओं को हमें समझना है ना, कि भारतीय दर्शन क्या कहता है कि पृथ्वी थी, आकाश था। पृथ्वी और आकाश के मिलने से सूर्य का निर्माण हुआ, जो कि उसका बच्चा कहलाया, और सूर्य के प्रभाव में आकर के फिर पृथ्वी पर तमाम प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जन्म हुआ। और इसमें कार्य किसने किसने किया? तो विभिन्न देवों ने इसमें कार्य किया। जैसे कि माना जाता है उसमें अग्नि है ना, इंद्र, सोम, क्लियर है, इन जैसे देवताओं ने सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान दिया है। सूर्य, ठीक ना, ऐसे देवताओं ने सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान दिया, अपनी अपनी कलाएं दिखाई और विभिन्न तत्वों को निर्मित किया। ये भारतीय अवधारणा कहती है। क्लियर है। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें हैं। जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि जो विभिन्न विद्वान हैं, विभिन्न विद्वानों ने भी अपना अपना योगदान दिया है और अपने तरीके से चीज़ों को बताया है।
ठीक है। जैसे ज्योतिष शास्त्र, पहले जो ज्योतिषी हुआ करते थे, है ना, वो पृथ्वी और सूर्य और बाकी जो चीज़ें थी उनकी गणना किया करते थे। हालांकि भारतीय पुराणों में ज्योतिषियों ने पूरे जो सृष्टि है, सृष्टि को भू केंद्रिक बताया है, जियोसेंट्रिक बताया है। क्या बताया है? जियोसेंट्रिक, जो आज की अवधारणा से मेल नहीं खाती है। जियोसेंट्रिक यानी कि भू केंद्रित अवधारणा। भू केंद्रित अवधारणा क्या है कि सारे पिंड, सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज सत्य क्या है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा है कि सब कुछ क्या है? सूर्य का केंद्र, सूर्य केंद्रित है ना, सब सारे पिंड जितने भी हैं वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे। तो पुराणों में ये बात कही गई कि नहीं, जियोसेंट्रिक था, सब कुछ क्या था? धरती का चक्कर थे, धरती के आसपास सब लोग घूम रहे थे। लेकिन आगे चल करके इन्हीं ज्योतिषियों ने जब नक्षत्रों, ग्रहों के बारे में बताया, तारों के बारे में बताया, तो उनकी वो बात कुछ हद तक क्या है? सही होती है, स्पष्ट प्रतीत होती है। क्लियर है ना? तो ये रही बात किसकी? सृष्टि के निर्माण की। क्लियर? इसमें आगे जो विभिन्न विद्वान हैं, जिन विद्वानों को हम लोग को क्या करना है? समझना है, देखना है, हैं, उन विद्वानों का नाम थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, उत्पल, है ना, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, इन विद्वानों के योगदानों को और इन विद्वानों की बातों को हमें क्या करना है? पढ़ना है। इसके अलावा जो भारतीय विद्वान थे, जो भारतीय पुराण है, भारतीय साहित्य है, ब्रह्मांड में 9 ग्रहों के बारे में बताता है। भारतीय साहित्य ब्रह्मांड में 9 ग्रहों के बारे में बताता है, ठीक है। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, ठीक ना, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूर्य, चंद्रमा, ठीक ना, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ठीक है। मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ठीक है। बुध भी है इसमें, ठीक है। तो ये 9 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 ग्रहों के बारे में भारतीय पुराणों में, भारतीय भौगोलिक साहित्य में देखने को मिलता है। सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, मंगल हो गए, बृहस्पति, बुध, शनि, राहु और केतु, ठीक। अच्छा, एक चीज़ जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो अन्य भारतीय अवधारणाएं क्या कहती हैं? सृष्टि का निर्माण कब हुआ? अन्य भारतीय अवधारणाएं क्या कहती हैं? सृष्टि का निर्माण कब हुआ? जैसे महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, क्यों? क्यों?